नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे संसद की। बात संसद में संपन्न हुए वित्तीय कामकाज की करेंगे और संसद में गतिरोध की भी करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में वित्त विधेयक 2023 पेश किया और इसे संशोधनों के साथ मंजूरी मिल गई। उस सदन ने वित्त विधेयक 2023 को पारित कर लोकसभा को वापस भेज दिया। राज्यसभा में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के वित्त वर्ष 2023-24 के बजट को मंजूरी मिलने का भी महत्वपूर्ण कार्य हुआ। राज्यसभा की ओर से सिफारिश किए गए संशोधनों के साथ वित्त विधेयक को लोकसभा से पारित कर दिया गया। इसी के साथ ही आगामी वित्त वर्ष के बजट की प्रक्रिया दोनों सदनों से पूरी हो गई। वित्त विधेयक पर सदन में चर्चा के लिए निर्धारित 10 घंटे का समय सदस्य उपयोग नहीं कर पाए। राज्यसभा के सभापति ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया। राज्यसभा लोकसभा की कार्रवाई गतिरोध के कारण 28 मार्च की सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इसलिए मुद्दा आपका में आज हम बात संसद में वित्तीय कामकाज की करेंगे, साथ ही संसद में गतिरोध की करेंगे। महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा क्यों नहीं हो पाई, क्या नुकसान हुआ, किसका हुआ, इसे भी समझने की कोशिश करेंगे। चर्चा करने के लिए खास मेहमान मौजूद हैं। भाजपा के लोकसभा सांसद राजेंद्र अग्रवाल जी हमारे साथ इस समय स्टूडियो में हैं। राजेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। साथ ही हम बात करेंगे लोकसभा सांसद एन.के. प्रेमचंद्रन जी से। एन.के. प्रेमचंद्रन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। और बात करेंगे वरिष्ठ पत्रकार कुमार राकेश जी से। कुमार राकेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। शुरुआत राजेंद्र अग्रवाल जी मैं आपसे करूँगा, क्योंकि वित्तीय कामकाज होता है बजट सत्र के दौरान, और बजट सत्र के दोनों चरण, चाहे पहले चरण की बात करूं या दूसरे चरण की मैं बात करूं, तो वित्तीय कामकाज एक तरह से पूर्ण हो गया। वित्तीय कामकाज क्यों महत्वपूर्ण होता है, किस लिए महत्वपूर्ण होता है, ये दर्शक भी जानना चाहेंगे। इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं, क्या कहना है आपका? देखिए, वित्तीय कामकाज या बजट सेशन कुल मिलाकर के इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि एक तो उसके अंदर सरकार की जो योजना है, जो प्लानिंग है, उसके रेवेन्यू के रिसोर्सेज क्या है, कुल मिलाकर के आमदनी क्या है, या वो कहाँ से उसके पास धन आने वाला है, चाहे वो आय का हो, चाहे वो लोन का हो, चाहे वो अन्य किसी सिक्योरिटी से आने वाला हो। तो एक तो उसका आने का हिसाब और जाने का हिसाब, तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। और प्रत्येक सरकार बजट के माध्यम से अपनी योजना, जो वित्तीय योजनाएं हैं, किस क्षेत्र में कितना वो खर्च करेगी, इसके वो प्रोविज़न करती है और उसको जो है संसद के द्वारा स्वीकृत कराया जाता है। तो सामान्यतः पहले चरण के अंदर ये हिस्सा रहता है कि बजट पेश होता है, बजट के अंदर विभिन्न जो इस प्रकार के एलोकेशन है उनका जिक्र होता है, जो टैक्सेशन है उनका जिक्र होता है, फिर उस पर चर्चा होती है और चर्चा के बाद जो वित्त मंत्री महोदया हैं या महोदय हैं वो उसका रिप्लाई देते हैं। तो यहाँ तक बात होती है, यानी उसको बजट को पास करने की प्रक्रिया वो पहले चरण में नहीं होती है, बिल्कुल चर्चा होती है। उसके अलावा पहले चरण में राष्ट्रपति जी का अभिभाषण, उस पर धन्यवाद प्रस्ताव ये भी होता ही है, और कोई लेजिस्लेटिव बिजनेस हो जो सरकार ने सोचा उस पर भी चर्चा हो जाती है। दूसरा चरण इस दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है कि बीच का जो समय होता है 1 महीने का, लगभग 1 महीने का, उसमें सभी जो डिमांड्स हैं विभिन्न मंत्रालयों की, उसके ऊपर संबंधित जो समितियां हैं, स्थायी समितियां हैं, उस पर चर्चा करती हैं, उसके ऊपर रिकमेंडेशंस देती हैं और उसकी रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत होती है। और एक प्रकार से वो उन डिमांड्स को पास करने का आधार भी एक प्रकार से माना जाता है वो। और दूसरा जो चरण है, यदि वित्त बजट की दृष्टि से देखें तो मैं मोटा मोटा 3 बातें 3 हिस्सों में उसको कहना चाहूँगा। एक तो डिमांड्स पास करना, तो डिमांड्स का आपने देखा होगा, सबसे पहले डिमांड्स पास हो जाती हैं, उनका विवरण पूरा रखा जाता है, कौन सी डिमांड्स हैं, क्या उसका डिटेल्स है उसकी, और उसको संसद पास करती है। लोकसभा से शुरुआत उसकी होती है। वैसे भी फाइनेंस के जो भी मैटर्स हैं वो लोकसभा से ही शुरुआत होती है। और दूसरा जो उसका हिस्सा है वो अप्रोप्रिएशन बिल है, जिसको विनियोग विधेयक कह देते हैं, यानी एक प्रकार से सरकार खर्च की इजाज़त संसद से देती है। और तीसरा फिर वो वित्त विधेयक, फाइनेंस बिल, जिसके अंदर जो टैक्सेशन के जो प्रस्ताव रखे गए हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो भी हैं, उनके विषय में सरकार लोकसभा से और बाद में राज्यसभा से उसकी स्वीकृति कराती है। उसमें संशोधन भी आते हैं, दोनों पक्ष में संशोधन आते हैं, जो भी आपने सबने देखा होगा। लेकिन इस प्रकार से पहले लोकसभा में और फिर बाद में राज्यसभा में इस सारे वित्त बजट सत्र के अंदर इनको पास किया जाता है। और उसके पश्चात माननीय राष्ट्रपति जी के द्वारा उसकी जब उस पर स्वीकृति हो जाती है, तब वो सारा वित्त का काम प्रारंभ होता है। सामान्यतः इस सरकार ने परिवर्तन किया था
माननीय मोदी जी सरकार ने कि ये काम हमारा 31 मार्च तक पूरा हो जाए। पहले 31 मार्च तक पूरा नहीं होता था, बजट का सेशन भी थोड़ा देर तक चलता था क्योंकि बजट की प्रस्तुति करनी 28 फरवरी को होती थी, तो सारा टाइम टेबल चेंज किया गया। अब 31 मार्च से पहले ये सारा का सारा जो फाइनेंशियल बिजनेस है वो पूरा हो जाए, ये लक्ष्य रहता है। और ऐसा जो भी हंगामा हुआ है, बात नहीं हो पाई है, चर्चा नहीं हो पाई है, ना डिमांड ऑफ ग्रांट्स पर चर्चा हो पाई। 5 सामान्यतः डिमांड्स ऐसी तय कर लेते हैं महत्वपूर्ण, उन पर चर्चा नहीं हुई, वित्त विधेयक पर चर्चा नहीं हुई, अप्रोप्रिएशन बिल पर चर्चा नहीं हुई, और भी कुछ चर्चाएं नहीं हुई, वो एक अलग बात है। लेकिन कुल मिला करके एक संवैधानिक दायित्व के नाते जो बजटीय जो जिम्मेदारियां हैं उनको संसद ने पूरा कर लिया है। जी, जाहिर सी बात है, संवैधानिक जो दायित्व है संसद का वो उसने पूरा किया, बजट से संबंधित कामकाज पूरा हो गया। लेकिन राकेश जी, प्रेमचंद्र जी, मैं आपसे कुछ सवाल करूंगा, लेकिन उससे पहले राकेश जी मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि वित्त और बजट संबंधी इन दोनों चरणों में महत्वपूर्ण काम होता है। मंत्रालयों की अनुदान मांगों पर चर्चा होती है, बजट पे घंटों चर्चा होती है, इसको लेकर विपक्ष को भी बोलने का मौका मिलता है, सत्ता पक्ष भी अपनी बात रखता है, सदस्यों को बोलने का मौका मिलता है। चर्चा जो होती है बजट पे अनुदान मांगों पर, उसमें अलग अलग पक्षों की अलग अलग राय उभर के सामने आती है, जो सवाल मन में होते हैं सदस्यों के वो भी रखे जाते हैं। आप कैसे देखते हैं इस बार जिस तरह से वित्तीय कामकाज हुआ है, आपका क्या कहना है? देखिए, इस बार तो अगर सदन की तरफ से देखें तो एक टेक्निकलिटी जो पास होने की है, जो भी लेजिस्लेटिव एजेंडा है वो पास हो गया बजट का, लेकिन ऐसा तो कोई कामकाज हुआ नहीं। इस जब से 2019 में मोदी सरकार दूसरी बार जीत के आई है, तो पहली बार एक ऐसा सेशन था जो पूरी तरह से वॉश आउट रहा, और ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि बजट के जो बहुत सारे प्रपोजल होते हैं, हमने परसों भी देखा जो फिनांस बिल था उसमें बहुत सारे अमेंडमेंट फिनांस मिनिस्टर ने लाए। एक बड़ा प्रपोजल ये भी था कि जो पेंशन को लेके, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को लेके जो एक इशू चल रहा है, उसके लिए उन्होंने एक कमेटी बनाई। तो इतने बड़े जो इशूज हैं, जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है, सारे डिपार्टमेंट में कैसे काम चल रहा है, जिसके बारे में सारे देश जानना चाहता है, क्या काम हो रहा है, क्या चर्चा हो रही है, क्या जो अपोजिशन है वो जो कुछ कमियां हैं उसको हाईलाइट करते हैं। जैसे ये पेंशन का इशू था, इस पर एक ये किसी भी इलेक्शन में आप जाइए, हर जगह एक ये पॉपुलर मुद्दा रहता है। इसके पॉजिटिव साइड भी हैं, ये अगर गवर्नमेंट जो पुराना जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसको रिस्टोर करे, नेगेटिव साइड भी हैं। और सीधा एक लोकसभा में सूचना दे दी गई कि एक कमेटी बनेगी, लेकिन उस पर कोई चर्चा नहीं हुआ। और बुलेटिन हो गया, किसी भी डिपार्टमेंट से भी जो भी वो एक ग्रांट होता है उस पर कोई चर्चा नहीं हुई। तो एक अनफॉर्चुनेट है कि इस पर कहीं कोई चर्चा नहीं। जाहिर सी बात है, चर्चा होती तो विपक्ष को अपनी बात कहने का मौका मिलता। प्रेमचंद्रन जी, आप बहुत सीनियर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, तमाम मुद्दों पे आप अपनी बात रखते हैं, देश आपको देखता सुनता है। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ जी ने एक बात कही कि वित्त विधेयक पर सदन में चर्चा के लिए निर्धारित 10 घंटे का समय जो निर्धारित किया गया था, सदस्यों द्वारा उपयोग नहीं किया गया, इसे उन्होंने दुर्भाग्यपूर्ण बताया। इस स्थिति को आप कैसे देखते हैं? मैंने राजेंद्र जी से इसीलिए समझना चाहा ताकि देश के जो हमारा टीवी दर्शक देखते हैं, जो देश की जनता है, वो इस बात को समझ सके कि वित्तीय कामकाज देश के आर्थिक तंत्र की दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण है, और उस पर चर्चा ना हो पाना, इसे आप कैसे देखते हैं? क्या कहना है कि 10 घंटे का समय निर्धारित किया गया लेकिन चर्चा नहीं हुई? बजट की बात नहीं है, डिमांड्स फॉर ग्रांट्स, बजट इन टोटल, इसलिए वित्त विधेयक पर चर्चा नहीं होना अच्छी बात नहीं है। आई फुली एग्री विथ यू। लेकिन आपने देखा पहला बजट का पहला सेशन में, फर्स्ट फेज ऑफ बजट सेशन में हमने एक मांगा दिया, हमने दिया कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट करना चाहिए। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के साथ हमारा इकोनॉमी अफेक्ट किया, इसके बाद कुछ काम करना चाहिए, उसके बाद एक इंक्वायरी करना, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। हमने विपक्ष के साथ एक डिमांड किया कि एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट करना। उस जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में सब पक्ष को, गवर्नमेंट के साथ मेजॉरिटी है, आपको सभी एविडेंस आपके साथ मिलना चाहिए। ये जेन्युइन डिमांड को नहीं एक्सेप्ट किया, लेकिन हमने कोऑपरेट किया, गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट किया। आपने देखा फर्स्ट फेज ऑफ द बजट सेशन, उसी समय हमने गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट किया, बजट की जनरल डिस्कशन में पार्टिसिपेट किया, राष्ट्रपति का भाषण में अभिसंबोधन में हमने सपोर्ट किया, वो सभी किया। क्या हुआ सेकंड फेज बजट सेशन में? सेकंड फेज की बजट सेशन में कौन डिस्टर्ब किया?
गवर्नमेंट के साथ, गवर्नमेंट के लीडरशिप में डिस्कस किया। पहला 7 दिन में सीनियर मिनिस्टर्स एंड द ट्रेजरी बेंचेस पार्लियामेंट के लोकसभा की प्रोसीडिंग्स को डिस्कस किया। आपने देखा 4 मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग राजनाथ सिंह जी, प्रहलाद जोशी जी, पीयूष गोयल जी, 4 मिनिस्टर्स सीरियस एलिगेशन लिया पार्लियामेंट में। राहुल गांधी, विपक्ष की लीडर राहुल गांधी ने लंदन में एक भाषण दिया। वो भाषण देशद्रोह एंटी नेशनल स्पीच है, ये एलिगेशन किया। उस एलिगेशन लेने के बाद क्या करना, उसको एक अवसर देना, मौका देना, को एक्सप्लेन करने के लिए मौका देना ना, वो अवसर नहीं दिया। विपक्ष ने क्या करना, 7 दिन गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स को डिस्टर्ब किया। बजट सेशन के गवर्नमेंट डिस्टर्ब के ये पहला अवसर है जी। स्वतंत्र भारत में इतनी अवसर नहीं। हमने वी हैव नो एक्सपीरियंस गवर्नमेंट disrupting the proceedings of the house, that too when the budget is being transacted. Government disrupting the house, it is never in the history of Indian parliament. You examine the history of the parliament. प्रेमचंद्र जी, लेकिन आपकी बात सही है, कई सवाल आपने उठाए हैं, लेकिन एक बात ये भी यहाँ पर उठ रही है कि क्या देश ने इससे पहले कभी ऐसा देखा है कि विपक्षी पार्टी के एक बड़े नेता ने जाके विदेश की धरती पर देश के लोकतंत्र का, देश के सदन का अपमान किया हो? क्या ये ठीक है? कितना अवसर हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विदेश राज्यों में कितना एलिगेशन किया जी, कभी लोकतंत्र को लेकर नहीं बोले। राजेंद्र अग्रवाल जी, मैं चाहूंगा आप इसका जवाब दें। राजेंद्र अग्रवाल जी, मैं चाहूंगा आप इसका जवाब दें, क्योंकि कई सीरियस सवाल, एलिगेशंस प्रेमचंद्र जी ने लगाए हैं, मुद्दे उठाए हैं। आपका क्या कहना है? नहीं, देखिए, बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जिनको दलीय सीमा से ऊपर उठ करके सोचा जाना चाहिए। और जो राहुल जी ने विदेश में कहा, वो केवल सरकार के ऊपर आरोप नहीं था, सरकार की कार्यविधि पर आरोप नहीं था, वो कुल मिलाकर के लोकतंत्र के ऊपर उन्होंने जो बहुत गंभीर सवाल खड़े किए जिनका कोई अर्थ नहीं था। और यहाँ तक कह डाला उन्होंने कि लोकतंत्र को बचाने के लिए आपको आगे आना चाहिए। उसके अलावा संसद के बारे में कहा, संसद के बारे में मेरा माइक मुझे बोलने नहीं दिया जाता है, या जो यानी ये संसद के ऊपर भी उनकी एक गलत टिप्पणी थी और चेयर के ऊपर भी गलत टिप्पणी थी। ये ऐसे विषय हैं जिस पर सबको एक राय होना चाहिए। और आप देखिए, मैं बहुत विनम्रता से लेकिन बड़ी दृढ़ता से बात कहना चाहता हूँ, इस बार का सत्र यदि नहीं चला तो एक व्यक्ति के अहंकार की वजह से नहीं चला। उन्होंने, अब वो उनके खिलाफ कन्विक्शन हुआ, जो कुछ हुआ, संसद ने उनके खिलाफ, उनके विरोध में कार्रवाई की, जो न्याय सम्मत थी, संविधान सम्मत थी, वो अलग इशू है। लेकिन वो भी यदि देखा जाए, वो भी इशू उनके अहंकार की वजह से ही पैदा हुआ। और उसी अहंकार की वजह से उन्होंने वो बातें वहाँ कही दूसरे देश की धरती पर, और यहाँ भी आकर के वो उसके बारे में कुछ भी उन्होंने खेद व्यक्त नहीं किया। जैसा आप ये कह रहे हैं कि जैसी बात विपक्ष के हमारे नेताओं ने भी कही, उनको बोलने का अवसर नहीं दिया। क्या बोलने का अवसर था? पहले दिन वो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके अंदर वो कहते हैं कि नहीं, मेरा आशय ये नहीं था, या मैं ये नहीं कहना चाहता था, या यदि मैंने ऐसा कहा है तो मैं उसके लिए खेद व्यक्त करता हूँ। मैं कभी भी संसद की या पीठ की अवमानना नहीं कर सकता। ऐसी बात तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह सकते थे। लगता यह था कि राहुल गांधी जी एक बार फिर संसद को मंच के रूप में इस्तेमाल करना चाहते थे अपनी बात कहने के लिए। और जैसी उनकी आदत है, उन्होंने बिना तथ्यों के बातें अपने भाषण में भी कही, उसी प्रकार की बात कहते, रिकॉर्ड में वो चीज़ें आती और वो झूठ बोल करके बाहर निकल जाते। इसके लिए ये समस्या थी कि कोई उनको अनुमति देने की स्थिति वहाँ पर नहीं बन पाई, क्योंकि सत्ता पक्ष भी इसलिए विचलित था। ये जो मर्यादा है ये भंग नहीं होनी चाहिए, और मर्यादा के संबंध में एक मत, सर्वानुमति सभी दलों की होनी चाहिए। राजेंद्र अग्रवाल जी, प्रेमचंद्रन जी और विपक्ष के सदस्य ये एक सवाल उठाते हैं कि सत्ता पक्ष की ओर से भी सवाल उठाए गए, व्यवधान पैदा किया गया। इस पे आपका क्या कहना है? नहीं, वो विषय ऐसा था, और उसके अंदर मैं समझता हूं कि स्पीकर महोदय ने कई बार बैठकें की, कई बार विपक्षी दलों के नेताओं के साथ भी बैठक की। मैं ये मानता हूं कि बड़े नेताओं को, वरिष्ठ नेताओं को राहुल जी को ये समझाने में समर्थ होना चाहिए था कि उन्होंने जो कहा है संसद के विषय में या लोकतंत्र के विषय में या चेयर के बारे में, कब उनका माइक बंद हुआ है? कभी माइक बंद नहीं हुआ। एक संसद जो है नियम के अनुसार चलती है। व्यक्ति जो समय सीमा का उल्लंघन करता है, बहुत आगे बढ़ जाता है, तब जाकर के कहीं उसको कहा जाता है कि दूसरे व्यक्ति का अब नंबर आ गया बोलने का, इसलिए आप अपना बोलना बंद कीजिए। लेकिन राहुल जी के साथ तो ये भी कभी नहीं हुआ। तो ये जो बात है ये मिथ्या बात थी, गलत बात थी। इसके लिए नेतृत्व को, राहुल जी को भी समझाने की कोशिश करनी चाहिए। जी, राज्यसभा सांसद डॉक्टर अमर पटनायक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमर पटनायक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। मेरे 2 सवाल आपसे हैं।
एक तो वित्त विधेयक जो राज्यसभा से पारित हुआ और इस पे चर्चा के लिए 10 घंटे का समय निर्धारित किया गया था। राज्यसभा के सभापति जी ने बताया कि इन जो घंटे निर्धारित किए गए थे उसका उपयोग सदस्य नहीं कर पाए, यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है? और जो सवाल प्रेमचंद्रन जी ने उठाए और जो बात राजेंद्र अग्रवाल जी ने कही है, कौन जिम्मेदार है इस गतिरोध के लिए? वित्त विधेयक, बजट पे चर्चा, देश की अर्थव्यवस्था के लिए कितने? जी जी, आज मैं पार्लियामेंट में था जब ये सभापति चेयरमैन साहब इसको ऊपर अपने पद रखे कि 10 घंटे का जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में टाइम अलॉट किया गया था उसका सदुपयोग उसका कुछ भी उपयोग नहीं हो पाया, कोई भी सदस्य इसके ऊपर बोल नहीं पाए। मुझे लगता है कि ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव जो हम लोग हैं, हमारे बारे में कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो है राज्यों में वो क्या सोचते होंगे, ये सब मामला इसमें जुड़ा हुआ है। क्योंकि आप जब डिस्कशन नहीं करेंगे, आप एक डिमांड फॉर ग्रांट में आप बोलना चाह रहे हैं, आप कह सकते हैं कि जैसे कि मैं एक रीजनल पार्टी से हूँ, बीजू जनता दल से, मुझे कहना था कि रूरल डेवलपमेंट के ऊपर बोलना था, मुझे कहना था कि मुझे MGNREGS में पैसा कम मिल रहा है, मुझे कहना था कि मेरा MGNREGS में पेंडिंग बिल्स है, मुझे ये भी कहना था कि प्राइम मिनिस्टर्स आवास योजना में हमको ज्यादा घर मिलना चाहिए ना। आप देखिए, ये कुछ भी चीज हम बोल नहीं पाए और इसको कैसे हम लोग जो जस्टिफाई कर पाएंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स को कि हम यहाँ पे आए हैं और उनका बात रखेंगे, राज्य का बात रखेंगे, उनका हक उनको दिला के रखेंगे, कैसे हो पाएगा? तो मुझे तो लगता है कि हर MP को पार्टी लाइंस के ऊपर जाके इसके बारे में सोचना होगा, क्योंकि उसको अल्टीमेटली जाके वहां पे एक्सप्लेन करना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूएंट्स के सामने कि हमने क्यों नहीं बोल पाया, क्यों उनका बात रख नहीं पाया। जी जी, अमर पटनायक जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। राकेश जी, आपने सुना, राजेंद्र अग्रवाल जी को भी सुना, प्रेमचंद्रन जी को भी सुना आपने और अमर पटनायक जी को भी। सदन में चर्चा हो, इसके लिए राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ जी ने भी कई बार प्रयास किया, लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी ने भी तमाम बार प्रयास किया, कई बार कोशिश की गई कि यह गतिरोध टूटे, लेकिन विपक्ष की तरफ से जिस प्रकार की नारेबाजी, और आज तो देखने में आया कि कागजों का बंडल ही उठा के फेंक दिया गया चेयर की तरफ। आपका क्या कहना है, ये स्थिति क्या कहती है? देखिए, इस बार दुर्भाग्य से जो पार्लियामेंट था, जो स्ट्रीट पॉलिटिक्स हमारे यहाँ होती है, उसका एक प्ले ग्राउंड बन गया। इनफैक्ट विपक्ष को पिछले जो पहला सत्र था बजट का, उसमें भी उन्होंने ये JPC वाली मांग उठाई थी, लेकिन उसमें फिर वो चर्चा को तैयार हो गए थे और उसमें एक राहुल गांधी की स्पीच भी थी जो काफ़ी चर्चा में हुई। और इस बार हमने देखा कि फिर उसी डिमांड पर विपक्ष ने भी संसद नहीं चलने दिया और हमने सरकार की तरफ से भी देखा, सरकार की तरफ से रेयर ही होता है, चेयर की तरफ से अक्सर ये कहा जाता है कि भाई जो हाउस है वो डिस्कशन के लिए है, डिबेट के लिए, डिस्ट्रप्शन के लिए नहीं है। लेकिन इस बार हमने देखा जो दो सबसे बड़ी पार्टियां थी हैं, जो रूलिंग पार्टी है और जो कांग्रेस पार्टी है, और उनके साथ जो एलायंस थे, एक दोनों तरफ से एक डिस्ट्रप्शन का माहौल रहा। और इसमें हमने ये देखा कि कोई चर्चा नहीं हो पाए, जो सैकड़ों बाकी जो सदस्य थे जो अपनी बात कहना चाहते थे, किसी को कोई बात कहने का मौका नहीं मिला। तो ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति थी और दोनों पार्टियां एक मैक्सिमलिस्ट पोजीशन भी उन्होंने ले लिया। जो JPC की डिमांड है, पिछले बार भी इन्होंने उठाई थी, इस बार भी उन्होंने उठाया। पिछली बार चर्चा लेकिन करने को तैयार हो गए, इस बार चर्चा भी नहीं हुई, उन्होंने राहुल गांधी के अपॉलजी का मामला उठाया। मेरे हिसाब से तो अगर आपको राहुल गांधी का भाषण नहीं भी पसंद हो तो उसको डिबेट करके आप उनको कंडेम कीजिए। पार्लियामेंट लोग इसलिए देखते हैं कि भाई वो देखना चाहते हैं, इतने लोग विजिटर्स आते हैं, बाहर से आते हैं, स्कूल के बच्चे पूरे देश से आते हैं देखने के लिए। और वहाँ पर उनको लेकिन राकेश जी, सदन चलेगा, चर्चा तभी होगी ना। जी जी जी। और उसके लिए राज्यसभा के सभापति ने जैसे बताया कि कितने घंटे निर्धारित किए गए थे चर्चा के लिए, लोकसभा में भी घंटे निर्धारित किए गए थे। सभापति ने एक कॉल भी किया था सारी पार्टीज को, इनफैक्ट कांग्रेस और बहुत सारी पार्टी के नेता आए भी नहीं। जो भाजपा का कहना है कि उन्होंने अपने पर्सनली मोबाइल से कॉल किया बड़े बड़े नेताओं को, खड़गे साहब को और भी नेताओं को, लेकिन उनके तरफ से आए नहीं। स्पीकर की तरफ से एक मीटिंग हुई थी, उसमें एक बात बनी भी कि अगर दोनों पार्टियां अपने जो दो मेन इशूज है उसको बाहर में चर्चा करें और लोकसभा को चलने दें, लेकिन दोनों पार्टियां, भाजपा भी हो या कांग्रेस भी हो, अपना जो मुद्दा था उससे वो खिसकने को तैयार नहीं थे। जिसमें हमने देखा कि पूरा एक वॉस आउट रहा है, तो वेस्ट ऑफ पब्लिक मनी है और एक डिसअपॉइंटमेंट है। अगर देश इतना बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है तो पार्लियामेंट में डिबेट होना चाहिए, हमें देखना चाहिए कि सारे इशूज पर अलग अलग पार्टी प्रेमचंद्रन जी, मैं इतनी सी बात समझना चाहता हूं आपसे कि इतने घंटों का समय निर्धारित किया गया था चर्चा के लिए। जो बात आप सदन में कहना चाह रहे थे, मतलब मैंने देखा
देश ने देखा कि किस तरह विपक्षी दल के सदस्य प्ले कार्ड्स लेकर सदन में आते हैं, अध्यक्ष जी को ऊपर कागज फाड़ कर फेंक देते हैं, सदन के सामने आ जाते हैं। ये इस स्थिति में अगर चर्चा होती तो आप लोग अपनी बात कह सकते थे। लेकिन आपने देखना चाहिए यह किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाउस को अच्छी तरह रन करना पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट के साथ है। कौन है सभानाथन? लीडर ऑफ द हाउस इज द प्राइम मिनिस्टर। इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू सी दैट पार्लियामेंट इज फंक्शनिंग प्रॉपरली। पार्लियामेंट इज ऑल्सो पार्ट एंड पार्सल ऑफ द डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ आवर कंट्री, बट इट हैज नेवर सीन। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, मैंने बोला कि यह स्वतंत्र भारत पहला अवसर है। 7 दिन कंटिन्यूसली, एक दिन हमको अच्छी तरह समझा, लेकिन राहुल गांधी माफी मांगना, इसके साथ 7 दिन फाइनेंस बिल है। आपने रिपीटेडली आपने सेइंग दैट राज्यसभा की सभापति ने 10 घंटा, हमारे हाउस में 15 घंटा दिया फाइनेंस बिल के साथ। डिमांड्स के ग्रांट्स में कोई चर्चा नहीं, कोई मुद्दे पर चर्चा नहीं, हमको भी अवसर नहीं मिला। क्यों? वाई? That is to be discussed. This time, इसी समय not only the opposition, it is the government started the disruption, and the government is solely responsible for the words of it. Yes, opposition is also responsible, I am not saying. But at the same time, you have to see that it is not good. The government and the cabinet ministers rising in their seats and raising slogans, disrupting the house means what to do? That is why I am saying that the budget, the entire budget is passed. 45 lakh crores of demands have already been granted by the parliament. There is no discussion. Finance bill के साथ taxation की बात में, income tax के बात में, so many issues were there. उसको चर्चा करने की कोई अवसर नहीं मिला. The entire budget session is washed out. Who is the beneficiary? According to me, it is the government is the beneficiary, not विपक्ष नहीं है। लेकिन विपक्ष का डेमोक्रेटिक राइट को एक्सेप्ट करना चाहिए, उसका गवर्नमेंट का बात है। स्पीकर का और सभापति, राज्यसभा सभापति का बात नहीं है, गवर्नमेंट का बात है। गवर्नमेंट को सपोर्ट करना विपक्ष को भी देना चाहिए, विपक्ष को भी अवसर देना चाहिए। उसको गवर्नमेंट ने इनिशिएट करना, उसको अवसर देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर सी बात है प्रेमचंद्र जी, आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। लेकिन एक सवाल यहाँ पर ये उठता है राजेंद्र अग्रवाल जी कि जाहिर सी बात है विपक्ष को मौका मिलना चाहिए अपनी बात कहने का, और मुझे ऐसा लगता है कि सदन में अध्यक्ष जी हों या सभापति जी, दोनों ने कोशिश की, दोनों पक्षों को, कि सदन में मुद्दों पे चर्चा हो, लेकिन एक गतिरोध बना रहा। गवर्नमेंट को उसको एग्री करना चाहिए, स्पीकर को, केवल सरकार को विपक्ष की भूमिका भी है। मेरा सवाल यही है कि क्या विपक्ष का कोई नेता, कोई भी व्यक्ति अगर सदन के बारे में, संसद के बारे में, देश के लोकतंत्र के बारे में कोई टिप्पणी करता है विदेश की धरती पर, और उससे कुछ सदस्य अगर आहत होते हैं, तो क्या उनकी मांग माफी मांगने की गलत है? एक मुद्दा ये बहुत बड़ा है। लेकिन मेरा मुद्दा आपसे राजेंद्र अग्रवाल जी ये है कि तमाम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है सदन में, लेकिन प्रश्नकाल, शून्यकाल, ये ऐसे दोनों संसदीय काल होते हैं जिसमें जो आम सदस्य हैं पार्टी से ऊपर उठकर अपने अपने क्षेत्रों की मुद्दे उठाते हैं, सवाल उठाते हैं। इनमें भी कोई कामकाज नहीं हुआ? नहीं, कुछ हुआ ही नहीं, जो सबने देखा है। अरे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं समझता हूं कि जनता ने भी, देश की जनता ने भी पूरे सत्र को चलते हुए देखा है। और अब ये तर्क तो चलता रहेगा, विपक्ष कहेगा कि हम ठीक थे, जो रूलिंग पार्टी वो कहेगी हम ठीक थे, हमारा इशू ठीक था। अब जनता तय करेगी, क्योंकि मैं ऐसा समझता हूं कि व्यापक स्तर पर जिस प्रकार की एक निगेटिविटी के साथ खासतौर से कांग्रेस का नेतृत्व चल रहा है वो ठीक नहीं है। और जो कांग्रेस का नेतृत्व का संकट है वो लोकसभा का, संसद का संकट बन गया है। इस बात पर बहुत गंभीरता से मैं क्या कहूँ, मैं कहना नहीं चाहता कि यहाँ कांग्रेस के माननीय सांसद भी यहाँ पर नहीं है, नहीं तो कांग्रेस को इसके ऊपर जरूर सोचना चाहिए कि उनका जो संकट है वो संसद का संकट क्यों बन रहा है, लोकतंत्र का संकट क्यों बन रहा है, वो उसको रिजॉल्व करें, बैठें, हल करें। ये उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा है। इंडिविजुअली मैंने देखा है कि प्रत्येक सांसद संसद के अंदर, चाहे वो प्रश्न प्रहर हो, चाहे वो जीरो आवर हो या अन्य हो, उसमें अपनी बातें उठाना चाहता है, तैयारी करके आते हैं, सत्र के शुरू होने की प्रतीक्षा करते हैं, लेकिन उनको अवसर नहीं प्राप्त उनको हुआ, तो सभी लोग दुखी थे। परंतु दलीय स्तर के ऊपर जो इस प्रकार का निर्णय हुआ और उसमें कुछ भी रास्ता नहीं निकल पाया, मैं समझता हूँ बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। देश की जनता ने भी देखा है और ये डिबेट अब जनता के बीच में होगी
कि किसने क्या गलत किया, किसने क्या गलत किया, और जनता फैसला करेगी। जाहिर सी बात है, जनता देख रही है, सदन को चलते हुए भी जनता देख रही है, और ये भी देख रही है कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ जी ने इस गतिरोध को तोड़ने की, दूर करने की लगातार कोशिश की, लेकिन विपक्ष की भूमिका और सत्ता पक्ष के मुद्दे हावी कहीं ना कहीं हो गए इस गतिरोध पर। आप तीनों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया, संसद टीवी से बात की, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।